Friends, welcome to the Prep Journal IS. 24th December, the Hindu newspaper analysis. India's first anti-terror policy to be out soon. What is policy? Policy क्या है? Health policy, education policy, Indo-Pacific policy in the field of IR, export policy in the field of economics. Overall policy is a course of action, roadmap, guidelines और direction to solve any problems. किसी भी डायरेक्शन होना चाहिए कि क्या करना है, तो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पॉलिसी, जैसे 6 महीने में आईएएस बनना है, उसको लेकर एक पॉलिसी बनाएंगे, कैसे 6 महीने में आईएएस बने, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम्स बनाएंगे, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, 3 महीने में स्टैटिक कंप्लीट करना है, फिर 3 मंथ आंसर राइटिंग. तो पॉलिसी के बाद प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स एंड लॉज आती है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए. अदरवाइज पॉलिसी इज़ अ लॉन्ग टर्म रोड मैप विच गाइड द कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स. एंटी टेरर पॉलिसी लाने की पर्पस क्या है? वाई? फर्स्ट, वी शुड कीप इन माइंड दैट लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड रिसेंटली टेरर एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड. And there is a lack of integration. Multiple agencies working in the field of anti-terror like NIA, IB, स्टेट का अपना एंटी टेरर स्क्वाड होता है. तो मल्टीपल एजेंसीज आर वर्किंग इन दिस फील्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. तो प्रॉपर नीड है इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन का. सेकेंड, देयर इज ए शिफ्ट इन द नेचर ऑफ टेररिज्म. अर्लियर इट यूज्ड टू बी फिजिकल ट्रेनिंग, नाउ ऑनलाइन सेल्फ रेडिकलाइजेशन, ग्लोबल क्रिप्टो से पेमेंट होता है, हवाला नेटवर्क्स के थ्रू. तो नेचर हैज चेंज्ड एंड द चेंज नेचर डिमांड्स कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स एंड सेंटर, कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज वर्किंग इन दिस फील्ड एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एज वेल. तो नेचर हैज चेंज्ड एंड दिस रिक्वायर्स होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच. होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच मतलब सारे गवर्नमेंट एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन. वन इम्पोर्टेंट नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क, डेटा शेयरिंग नेटवर्क विच हैज इंटीग्रेटेड ऑल द एजेंसीज. इसके थ्रू जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं डेटा शेयर कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में. मतलब अगर टेरर का घटना अगर या कुछ भी घटना केरल में हुआ है तो वो डेटा दिल्ली पुलिस को मिल सकता है, पटना का डेटा दिल्ली को मिलेगा, दिल्ली को डेटा पटना का पुलिस को मिलेगा. तो सारे पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटेड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसे बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले कर रही है ये टेररिज्म को फाइट करने में. देन इम्पोर्टेंट एजेंसीज है NIA एंड इम्पोर्टेंट लॉ UAPA, NIA एक्ट 2008 टेररिज्म के फील्ड में. डेटा डिजिटल रेडिकलाइजेशन, मिसयूज ऑफ ओपन बॉर्डर्स एंड कन्वर्जन फंडेड बाय द फॉरेन प्लेयर्स is one of the great threat India is facing currently. We will see soon when the policy will come. Next is India places 450 million aid to Sri Lanka recovery. International relation GS2 450 मिलियन का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया श्रीलंका को. रिकंस्ट्रक्शन पैकेज, फाइट करने के लिए जो डिवास्टेशन हुआ है श्रीलंका में साइक्लोन दितवा के कारण, उसी से फाइट करने के लिए $4 मिलियन का पैकेज दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने. इसमें से $350 मिलियन जो होगा वो कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट होगा और $100 मिलियन जो होगा वो ग्रांट्स होगा. ग्रांट्स मतलब वापस नहीं लौटाना है, और कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट लो इंटरेस्ट पर, कंसेशनल मतलब लो इंटरेस्ट पर, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उस पर आप खर्चा, उसी पे आप खर्चा कर सकते हैं इस मनी को. तो 350 एंड 100. कैसे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया एज अ बिग प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडियन ओशन रीजन हैज़ बीन प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर and net security provider in the Indian Ocean region.
एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ मिशन को भी एकम्प्लिश किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। साथ साथ काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका थ्रू ट्रस्ट बेस्ड एड ग्रांट्स एंड कंसेशनल क्रेडिट। इससे इंडिया का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है और चाइना का जो सो कॉल्ड नो डेट ट्रैप्ड नैरेटिव है उसको भी काउंटर इस स्टेप के थ्रू किया जा रहा है। एंड स्ट्रेंथन इंडियाज इमेज एज ए रिलायबल एंड पार्टनर अनलाइक प्योरली ट्रांजैक्शनल एड मॉडल। इथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट यूज़ हो सकता है इसका कंपैशन, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड एज अ फैमिली, एंड वी आर हेल्पिंग समवन इन नीड। थर्ड न्यूज़ इज रिलेटेड टू असम ट्राइबल काउंसिल एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है रिसेंटली। असम में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल के बीच में। दे आर डिमांडिंग दैट नॉन ट्राइबल which has settled in this area should vacate now, right now, and this has created conflict. प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं कि असम 6 शेड्यूल एरिया के अंदर आता है, जिसमें अदर एरिया लाइक मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल काउंसिल का प्रोविज़न है, जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्रिएट किया जाता है ट्राइबल एरिया को सेल्फ ऑटोनॉमी देने के लिए, जिससे के थ्रू खुद को गवर्न कर सकें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। वहाँ पर 3 ट्राइबल काउंसिल है, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, डीमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। इसमें गवर्नर का स्पेशल पावर होता है मॉडिफाई और एनुअल लॉज मेड बाय एडीसी एंड डिसाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टेट लॉ टू 6 शेड्यूल एरिया। गवर्नमेंट का 2 स्पेशल रोल है। ट्राइबल काउंसिल लॉ में लेजिस्लेटिव पावर ट्राइबल काउंसिल के पास होता है, लॉ मेकिंग कर सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है एंड फाइनेंशियल पावर होता है, मतलब टैक्स कलेक्शन करने का भी पावर होता है। दैट्स ऑल फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड वी विल फॉलो दिस न्यूज़। Now the most important news is editorial related to G Ramji bill. Until now we have been reading about the criticism of this G Ramji bill that मनरेगा का जो नेम चेंज हुआ है वी जी रामजी बिल, कि हम लोगों ने काफ़ी उसके बारे में क्रिटिसिज्म पढ़ा है कि जो उसका अप्रोच चेंज हो गया है, बॉटम अप से टॉप डाउन हो गया, सेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन को अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट टू जो वर्क था उसके अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 में इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड राइट टू लाइवलीहुड इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड इट इज़ अगेंस्ट यूनिवर्सल। पहले यूनिवर्सल था, अब सीजनल हो चुका है। पहले फ्लेक्सिबल था, अब उसे लिमिट कर दिया है। तो काफ़ी हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा था, बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, राइट टू लाइवलीहुड इज़ इन डेंजर। तो इसमें गवर्नमेंट खुद शिवराज सिंह चौहान, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है ये एक्ट। भले ही मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर भी हैं और रूरल डेवलपमेंट दोनों मिनिस्ट्री साथ में इन्हीं के पास है, बट दिस एक्ट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2005 में ये एक्ट मनरेगा एक्ट आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे 2008 में एक्सटेंड किया गया था सारे कंट्रीज़ में। 2009 में चेंज किया गया था, महात्मा गांधी नेम ऐड किया गया था। फिर अगेन 2025 में नेम चेंज किया गया है। बहुत सारे प्रोविजंस इसमें ऐड किया गया है। इस स्कीम्स में उसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में बात किया गया है। गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि कॉन्स लिखने के साथ साथ प्रोस भी लिखना है, गवर्नमेंट का कहना है कि टू शिफ्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ प्योर रिलीफ मॉडल टू डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल। पहले क्या था कि एक मनरेगा रिलीफ के तहत था कि एक दया कर रहे हैं कि काम देना है, ठीक है काम दे दिए। अब क्या होगा, प्रॉपर प्लानिंग बनेगा और रिलीफ मॉडल नहीं, डेवलपमेंटल ओरिएंटेड मॉडल होगा। क्या नीड है, कौन से एसेट्स की ज़रूरत है, उसका क्रिएशन होगा
और तब काम वर्क क्रिएशन होगा। तो एक आउटकम बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस स्कीम का, और इट विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव एसेट्स, वाटर कंजर्वेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, इनका कहना है कि इट हैज़ रिटेन द राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट चेंज्ड इन दिस चेंज्ड सिनेरियो। ऑलरेडी इट हैज़ enhanced द grievance redressal mechanism and it has been done to improve the coordination। गवर्नमेंट का कहना है कि पहले कोऑर्डिनेशन नहीं था ग्राम सभा में, जिला परिषद में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टॉप टू बॉटम होगा और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की तरह इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन के लिए इसे लाया गया है। पहले स्ट्रक्चरल वीकनेस था, एपिसोडल एम्प्लॉयमेंट, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट मिलता था कभी नहीं मिलता था। वीक इन्फोर्सबिलिटी ऑफ अलाउंस था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया जाता था। फ्रेगमेंटेड एसेट क्रिएशन का कोई एक पॉलिसी नहीं था कि एसेट कहाँ क्रिएट करें, क्यों क्रिएट करें, कैसे क्रिएट करें। अब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत एसेट्स का क्रिएशन होगा, क्या नीड है उस एरिया में, उसके थ्रू एसेट्स का क्रिएशन होगा। एंड अबाउट 60-40 फंडिंग, ये फंडिंग के बारे में क्रिटिसिज्म में हमने पढ़ा था कि 90-10 से अब फंडिंग 60-40 हो जाएगी, मतलब स्टेट का बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। स्टेट का बर्डन इंक्रीज होगा तो स्टेट विल बी डी इंसेंटिवाइज टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, बट गवर्नमेंट इज अगेन आर्ग्यूइंग दैट दिस इंश्योर्स दैट इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड सेंट्रल स्पॉन्सर जितने भी स्कीम है सारे का फंडिंग जो मैकेनिज्म है 60-40 है, तो ये भी 60-40 ही है। तो इक्वलिटी प्रोवाइड करता है और एक अकाउंटेबिलिटी देता है कि स्टेट के पास भी अपना अकाउंटेबिलिटी हो कि इस स्कीम को एक प्रॉपर तरीका से इम्प्लीमेंट करे। अर्लियर स्टेट वाज नॉट इम्प्लीमेंटिंग इन अकाउंटेबल वे, कि पैसा तो मेरा जा नहीं रहा है, पैसा तो अधिकांश सेंट्रल से आ रही है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान स्टेट का था नहीं। अब अगर स्टेट का ही पैसा लगेगा तो ज़्यादा स्टेट इससे फोकस होगी कि करप्शन कम हो। स्टेट्स आर नॉट येट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बट अ पार्टनर, स्टेट्स भी इसमें पार्टनर के रूप में इस एजेंसी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। तो स्टेट एज ए पार्टनर। कुछ स्कीम इसके पक्ष में 2-3 कमेटी का रिकमेंडेशन देख लेते हैं। नीति आयोग क्या बोला है? नीति आयोग क्या बोला है कि ठीक है, उनका नीति आयोग का ऑब्जर्वेशन था कि फ्रेगमेंटेड वर्क है। फ्रेगमेंटेड वर्क मतलब कि वर्क का कोई ऑर्गेनाइज तरीका से वर्क नहीं हो रही है मनरेगा के तहत। कभी कुआं खोद रहा है, फिर उसी कुआं को भरा जा रहा है, मतलब एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन नहीं था वर्क का। फ्रेगमेंटेड वर्क है, लो एसेट प्रोडक्टिविटी है। एसेट का जो क्रिएट हो रहा था उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं था, काम नहीं था, नीड नहीं था, उस पर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत उस एसेट्स का क्रिएशन नहीं किया जाए। बस काम देना है तो बस कुछ भी क्रिएट कर दो। वीक कन्वर्जेंस विद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर के साथ कम था। एग्रीकल्चर सीजन में भी अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में लेबर की कमी हो जा रही थी और लेबर का वेजेज इंक्रीज हो जा रही थी, जिसके कारण इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर का बढ़ रहा था। ये नीति आयोग का अपना ऑब्जर्वेशन था। तो रिकमेंडेशन था कि आउटकम बेस्ड होनी चाहिए। आउटकम बेस्ड मतलब आउटकम बेस्ड प्लानिंग, आउटकम बेस्ड मतलब आउटकम कुछ आउटपुट प्रोडक्टिव हो। कन्वर्जन विद द इरिगेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन, कैनाल खोदने में उसका यूज करो, जिसका ज़रूरत है उस तरीक़ा से उसे यूज करो। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ जी रामजी हैज़ अलाइंड इट सेल्फ टू द क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल ओरिएंटेड वर्क। इट हैज़ अलाइंड इट सेल्फ। इकोनॉमिक सर्वे का भी अपना एक कहना था कि इट हैज़ ए स्ट्रेंथ, वीजी राम जी स्ट्रेंथन द काउंटर साइक्लिकल रोल ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट। काउंटर साइक्लिक मतलब जब काम ना मिले, जब इकोनॉमिक मंदी हो तब इस स्कीम को ज़्यादा यूज किया जाए। अदरवाइज इस स्कीम का जब काम ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल हो, अगर कोई जॉब अवेलेबल है एग्रीकल्चर फील्ड में तो फिर मनरेगा में ज़्यादा वर्क देने की क्या ज़रूरत है? ये तो साइक्लिकल हो गया। इसलिए इसका यूज़ काउंटर साइक्लिकल करें कि जब काम ऑलरेडी वर्क अवेलेबल है अदर जगह तो फिर मनरेगा में उसे कम कर दें
और जब अदर जगह अवेलेबल नहीं है तो फिर मनरेगा में उस वर्क को रिक्वायरमेंट इंगेज कर दे। तो काउंटर साइक्लिकल के तर्ज पे इकोनॉमिक सर्वे का एम्फेसाइज किया गया था। तो नाउ दिस न्यू स्कीम हैज़ अलाइंड इट सेल्फ टू द काउंटर साइक्लिकल as proposed by the economic survey. I think 3 to 4 point is enough to write in the favor of this scheme. Then second ARC का कि create durable community assets rather than short term employment. इसका मेन पर्पस होना चाहिए कि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट करे, ना कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर्पस हो। मतलब पर्पस पहले बस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, अब उसका शिफ्ट होने वाली है ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स डेवलपमेंटल। स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने बोला है कि प्योर रिलीफ मॉडल से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी डेवलपमेंट ओरिएंटेड लाइवलीहुड फ्रेमवर्क, जहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगी। ओके, आई थिंक वी हैव डन फॉर इनफ अबाउट दिस। लेटर ऑन वी विल एड मोर पॉइंट्स। नाउ पाकिस्तान इज़ बैक इन द वेस्ट एशिया। इस आर्टिकल का कहना है कि वेस्ट एशिया की जो डिप्लोमेटिक सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान का फिर से वेलकम हुआ है। पहले आइसोलेशन झेल रहा था, एक समय था जब यूएई ने अपना वीज़ा इशू करना पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी। नाउ इट हैज़ यूएस सपोर्ट, डिफेंस एग्रीमेंट विद द सऊदी अरेबिया, टॉक इज़ गोइंग ऑन विद द कतर। इस सारे रीअलाइनमेंट हो रही है इन द बैकग्राउंड ऑफ द यूएस रिट्रेंचमेंट। यूएसए अपना ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है वेस्ट एशिया से, या ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहता, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, अपना आर्मी नहीं उतारना चाहता है वहाँ पे, फुट सोल्डर को नहीं चाहता है। तो उस फुट सोल्डर को आर्मी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है पाकिस्तानी मिलिट्री के थ्रू। इजराइल ईरान टेंशन है, रेड सी में यमन का टेंशन है, सारा टेंशन वेस्ट एशिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट दे रही है। सिक्योरिटी तीनों टेंशन, उसमें पाकिस्तान इज़ अ लार्ज मुस्लिम मेजोरिटी पावर, पोटेंशियल सप्लाई ऑफ ट्रेन मैन पावर। तो ये पाकिस्तान का अपना इंपॉर्टेंस वेस्ट एशिया में फिर से बढ़ जाना इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है, कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मार्केट है, एक रेमिटेंसेस आती है इंडिया का अबाउट 30% फॉर द वेस्ट एशिया। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि द मोस्ट worst form of modern slavery is a child trafficking. Supreme Court judgment observed that is deeply disturbing reality. Sexual exploitation of children by organized cartel continue to flourish despite protected law. Despite multiple of law institutions, organizations, child trafficking and sexual exploitation is going on. And this is deeply disturbing. This is a observation of the Supreme Court. डेटा कि 2018 से 2022 के बीच में 10,659 केसेस आ चुके हैं, बट कन्विक्शन रेट 4.8 है। वन ऑफ द मेजर कंसर्निंग एरिया कि ठीक है केसेस बढ़ रही हैं, बट कन्विक्शन रेट अगर इतना कम रहेगा तो फिर डिटरेंस कैसे देगा क्रिमिनल्स के बीच में। तो डिटरेंस नहीं होता है, कन्विक्शन रेट कम है इसलिए कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इनफिशिएंटली काम कर रही है, ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एक प्रॉपर इफ़िशिएंट तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना, कन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करना, कन्विक्ट करना, उसे जुडिशरी के सामने प्रूफ करना और उन्हें सज़ा दिलवाना इम्पोर्टेंट हो जाती है, ना कि बस एक लॉ बनाना। डिस्पाइट constitutional guarantee and a strong legal framework, India continue to witness widespread trafficking of children for labor, sexual exploitation, forced begging and illegal adoption. इसे जब भी चाइल्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस आए यूपीएससी मेंस में तो इसे इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। रीजंस, स्ट्रक्चरल एंड सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पॉवर्टी वन ऑफ द रीजंस हैं, migration, unemployment, use of digital platform has again emerged a new threat or new concerning area in the field of child trafficking, fake job portals and social media grooming.
गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन फेल्योर, बिलीव परसेंट डिटरेंस, लो डिटरेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नोट कर सकते हैं कि आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 एंड लॉज, देर आर मल्टीपल लॉज, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन लॉ, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, पोस्को एक्ट 2012। वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? सॉल्यूशन, शिफ्ट फ्रॉम रेस्क्यू सेंटर टू प्रिवेंटिव सेंट्रिक अप्रोच। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि लॉ बना दो, और लॉ का मेन फोकस है कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे उसे रोका थी, कैसे उसे अपराधी को पकड़ा जाए कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो। लेकिन मेन फोकस होनी चाहिए कि प्रिवेंशन ही ना हो, स्टार्ट ही ना हो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग। क्यों स्टार्ट ही ना हो? पॉवर्टी अवेयरनेस, मतलब रूट पे ही वर्क करें, ना कि इंसिडेंट्स हो जाने के बाद। तो सारा इंस्टीट्यूशंस और लॉ का मेन फोकस है रेस्क्यू सेंट्रिक पे। स्ट्रेंथन कन्विक्शन रेट को स्ट्रेंथन करें थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड AI का यूज करें, टेक इनेबल सर्वेलेंस ऑफ द ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स। और the main focus is that improve the efficiency of the implementation laws and the orientation. Next, it is very important economic article. It is related to export. Till now it has been guaranteed that export led to growth in economy. एक्सपोर्ट होता है जब भी किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जॉब वेजेस बढ़ते हैं, सबके मिलते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, ऐसा मानना था। बट इस आर्टिकल में बोला गया है कि रिसेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, स्पेशली इंडिया में भी ये केसेस हैं। द रिसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब मास ग्रोथ, मास प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही है। ग्रोथ एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है बट प्रोस्पेरिटी मास नहीं हो रही है। क्यों? इसके रीजंस कुछ पॉइंट्स हैं। RBI का डेटा है कि जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया का 70% एक्सपोर्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट जाते हैं, इंडिया का 70% एक्सपोर्ट्स हैं जो मात्र केवल 5 स्टेट्स कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। 75% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इज लिमिटेड टू द 5 स्टेट एंड दैट टू इट इज़ अ क्लस्टर बेस्ड। एक कोई क्लस्टर में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, तो कोई क्लस्टर बेस्ड है 5 स्टेट्स में। इट इज़ नॉट बैलेंस्ड डेवलपमेंट, तो रीजनल डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है। ईस्ट रीजन जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्ट तो लैग कर जा रही है, रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग एग्लोमेरेटेड रैदर देन बीइंग डिस्पर्स्ड अक्रॉस, मतलब सिमट रही है। कभी यही 70% जो आज है वो कभी 65% हुआ करता था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, अब वो 70%, मतलब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एक्सपोर्ट्स आर एग्लोमरेटिंग, मतलब एक किसी खास रीजन में ही सिमट रही है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। दूसरा पॉइंट, और इससे क्या है कि साउथ, अब मेनली किस रीजन में हो रहा है? साउथ में और वेस्ट में। साउथ एंड वेस्ट इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन व्हाइल द हार्डलैंड्स ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑक्युपाइंग फॉर द ट्रेड इंजन्स। जो ईस्ट और नॉर्थ हिंडरलैंड्स हैं, they are decoupling for the international trade, otherwise and western states and southern states are themselves integrating with the global supply chain। तो एक्सपोर्ट सिमट रहा है किसी खास एरिया में, इट इज़ अ रीजनलिज्म। देख भी सकते हैं कि FDI का जो भी FDI आता है, मोस्ट ऑफ द FDI गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र से ही लिमिटेड होता है। देन सेकेंड इस पॉइंट में बोलना है कि अर्लियर इट यूज टू बी लेबर इंटेंसिव। पहले जो एक्सपोर्ट होती थी या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होता था वो लेबर इंटेंसिव होता था। अब विंडो फॉर द लेबर इंटेंसिव, लो स्किल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इज क्लोजिंग। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का एक 2023 का रिपोर्ट है कि टॉप 10 ग्लोबल एक्सपोर्ट कंट्रोल
अबाउट 55%, टॉप के 10 एक्सपोर्टर जो कंट्री हैं वो 55% ऑफ एक्सपोर्ट्स और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो रीजनल लेवल पर नहीं, इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल पर जो एक्सपोर्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कंसंट्रेटेड हो रही है किसी खास एरिया में, किसी खास रीजन में, किसी खास कंट्री में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। और लो स्किल लेबर इंटेंसिव जो पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी डिमांड था, अब डिमांड नहीं है। अब डिमांड है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का, टेक्नोलॉजिकली हैवी स्किल्ड बेस्ड। मतलब अब लेबर को लो स्किल का लेबर को जरूरत नहीं है, स्किल लेबर होनी चाहिए जो कि कैपिटल पर मशीन पे काम कर सके, वैसे लेबर की जरूरत है। अब फ्लोर लेबर ऑब्जर्वेशन रेट इज डिक्रीजिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर रहा है, जॉब लेड ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट लो स्किल लेबर का ही नहीं, स्किल्ड लेबर, कैपिटल इंटेंसिव लेबर। तो इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग कैपिटल इंटेंसिव, लॉजिस्टिक क्लस्टर बेस्ड होने का एक और रीजन है कि लॉजिस्टिक इफिशियंसी होता है। एक ही रीजन में अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। अगेंस्ट द रीजनल एंड बैलेंस डेवलपमेंट, अगेंस्ट द जॉब लेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड स्किल ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। इट इज़ बेनिफिटिंग ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया, ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट एंड ऑलरेडी डेवलप्ड country, and that's why we in the end we can conclude that growth in export is not guarantee to inclusive growth. So government has to devise a better other alternative to the job led inclusive growth rather than export led growth. Government has to frame some policies in this area to how to increase growth job, because government has a welfare orientation, it has a mass role to increase mass prosperity. Now just important एक fact है कि institutional delivery rate has increased 89%, and it's a reason that maternal mortality rate has reduced. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट मतलब अब हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होता है, हॉस्पिटल में होता है, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले हॉस्पिटल में डिलीवरी कम होता था तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा था, अब हॉस्पिटल में डिलीवरी रेट ज़्यादा बढ़ गया है, उसके कारण जो माँओं की डेथ थी वो रिड्यूस हो चुका है। नाउ एक सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट का जस्ट स्पीच है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल फ्रॉड मस्ट बी टैकल्ड। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, कि सिटीजन को एम्पावर करें रिपोर्ट करने के लिए फिशिंग, डिजिटल फ्रॉड एंड ऑनलाइन एब्यूज़। प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर कोई सिटीजन्स को आप प्रोविज़न दें रिपोर्ट करने के लिए और इस रिपोर्ट पे आप एक्शन लें और उसे रिमूव कर दें अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर थ्रेटफुल कंटेंट है। तो ये प्लेटफॉर्म का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंसिस्टेंटली फैक्ट बेस्ड नैरेटिव, नेशनल इंटरेस्ट में आप एजेंडा फैलाते रहें। दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल माइनिंग एंड मणिपुर टॉप कॉपी। नेक्स्ट इज SCL मोहाली। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिसेंटली सेमी कंडक्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। जानते हैं सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली का इस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था, रिसेंटली मोहाली में है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट भी नहीं है, ये पब्लिक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। ये इसका काम है चिप मैन्युफैक्चरिंग फॉर द इसरो, DRDO, रेलवे, पावर एंड LED लाइटिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर मिशन जो लॉन्च हुआ था 2021 में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, उसके तहत SCL मोहाली को 4,500 करोड़ मिला है अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, ऑपरेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए, कि हम कम्पीट करें ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ और इंडिया बिकम अ सेल्फ रिलायंट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, फैब्रिकेशन। तो सेल्फ रिलायंस जिससे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो, सॉवरेनिटी इंक्रीज हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉवरेनिटी। चाइना का कंट्रोल अगर रहेगा, रिड्यूस हो। अगेन इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि RBI इज़ गोइंग टू डू ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड
डॉलर रुपीज़ स्वैप। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सबसे जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, इसमें या फिर बेच भी सकती है, लेकिन इस ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीदेगी और बैंकिंग, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीदेगी, बैंक है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीदेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और मनी जाएगा बैंक में। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करेगा। मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। और सेकेंड रीज़न है कि डॉलर रुपीज़ स्वैप, इसमें भी क्या है कि आरबीआई डॉलर खरीदेगी बैंक से इन एक्सचेंज फॉर द रुपीज़। जब भी जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो डॉलर लेके आते हैं अपने बाहरी कंट्री से, वो इंडिया में ही कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, वो बैंक में होता है डॉलर बैंक में होता है, तो अब डॉलर आरबीआई डॉलर खरीद कर बैंक में रुपीज़ का ट्रांसफ़र करेगी। उससे क्या, उससे और लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो लिक्विडिटी मनी सप्लाई इंक्रीज होने वाली है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोन लो इंटरेस्ट पर बैंक लोन दे सकता है और ज़्यादा लोन दे सकता है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा। तो नेगेटिव क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन कम है, 1% के लगभग है, थ्रेशोल्ड से काफ़ी कम है, तो इसलिए मनी सप्लाई इंक्रीज करने में कोई इसमें हार्म या कंसर्निंग नहीं है। नेक्स्ट इज रीनो डी हॉर्निंग नियरली इलिमिनेटेड पोचिंग। इस आर्टिकल में पहले बोला कि देर वॉज अ हाई इंस्टेंसेस ऑफ राइनोसोरस पोचिंग इन अफ्रीका एंड इट वॉज ए स्टेटस सिंबल। लोगों को रीनो के होन्स रखना एक स्टेटस सिंबल था। मेडिकल यूज़ में भी, ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज में भी इसका यूज़ किया जाता था चाइना में। काफ़ी डिमांड था, जिसके लिए इसका रीनो के होन्स के लिए ही पोचिंग होता था रीनो का। इतना पोचिंग हुआ कि फिर इनकी संख्या इतना कम गया। अब केवल 2024 तक 28,000 राइनो बचे हैं ऑल ओवर प्लेनेट पे, सारे 5 स्पीसीज मिला के। और फिर देखा गया कि एक अप्रोच अफ्रीका में स्पेशली साउथ अफ्रीका में इन्होंने अप्लाई किया कि रीनो की हॉर्न्स ही काट दो, डी हॉर्निंग, हॉर्न्स ही काट दो। उससे क्या है कि पोचिंग जो होगा उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। क्यों, जब हॉर्न्स ही काट दिया गया है तो जो हॉर्नलेस रेन्यू है उसको क्यों मारेंगे पोचर्स, और मार के फिर उसका हॉर्न क्यों काटेंगे। तो डी इंसेंटिवाइज पोचर्स, तो डी हॉर्निंग एक वन ऑफ द अप्रोच है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये नहीं होनी चाहिए कि हम करप्शन करें, जो भी लॉज है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें पोचिंग के अगेंस्ट। हॉर्न्स बना होता है केराटिन का, जिससे बाल और नाखून बना होता है, उसी प्रोटीन केराटिन नाम का प्रोटीन से हॉर्न्स बना होता है। इसका यूज़ करता है रीनो एडिबल प्लांट्स, जो रूट्स जो होते हैं ज़मीन में उसको डगिंग करके खोद के निकाल के खाने के लिए, या फिर अपना मेटिंग के समय अपना मतलब फर्टिलिटी शो करने के लिए कि आई एम हाईली मैच्योर मेल, उसको शो करने के लिए मेटिंग के समय फीमेल को शो करते हैं, उसके लिए यूज होता था। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड द रूल ऑफ लॉ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, and that's all for the today. Do like, share and subscribe. Thank you.